हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा रीजनिंग के सिलेबस में क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं, तो अब ये हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है असर्शन एंड रीज़न, जो एक तरह से आपका लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद एक और सेशन होगा जिसमें कि अभी तक हमने जो सब पढ़ा है उससे रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगी, और फिर आपको क्रिटिकल रीजनिंग की हर टाइप जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं असर्शन और रीज़न को। तो देखिए, सबसे पहले तो असर्शन एंड रीज़न का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे असर्शन जो होता है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं असर्शन की, देखो रीजन तो बहुत अच्छे से क्लियर है। ये कुछ ना कॉज एंड इफेक्ट से भी आप रिलेट कर सकते हो। तो रीजन इज बेसिकली कॉज, ओके, कि क्या कॉज है इस चीज का, क्यों हुआ, और इस रीजन की वजह से ये असर्शन निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड असर्शन, ठीक है। तो ये एक तरह से कॉज होता है, और इस रीजन की वजह से ये चीज हो रही है, दिस रीजन इम्प्लाइज असर्शन, ओके। तो यहाँ पे अब अभी तक आपने जितना भी क्रिटिकल रीजनिंग किया है उसका सॉल्व करने का तरीका और इसका थोड़ा अलग है। यहाँ पे ना आपको एक असर्शन दिया होगा और एक आपको रीजन दिया होगा, और आपको जो इंफॉर्मेशन दी होगी आपको वो एज अ फैक्ट चेक करनी है, वो सही है कि गलत है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज चेक वेदर द गिवन फैक्ट्स आर ट्रू। अब ये कहीं ना कहीं हमारा जनरल नॉलेज बेस्ड हो जाता है, क्योंकि अब अगर आपको किसी फैक्ट को चेक करना है तो उस फैक्ट को चेक करने के लिए अगर आपको उस फैक्ट की नॉलेज होगी तभी आप डिक्लेयर कर पाओगे ना ये एज अ फैक्ट सही है कि गलत है। बट अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है एज अ फैक्ट वो चीज़ सही होती है कि गलत होती है, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो फिर तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो असर्शन एंड रीजन जो है ना वो काफ़ी हद तक बेस्ड है आपकी जर्नल नॉलेज पे, ओके। सो बाकी अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी, तो पहले तो हम फैक्ट चेक करेंगे और फिर उनकी आपस में रिलेटेडनेस चेक करेंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड। बट वो हम तभी चेक करते हैं अगर वो दोनों ट्रू होते हैं तो, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको मैं बता देती हूँ इसके। हाँ जी, चलिए, आपको उसने बोला कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस, आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो there are two statements marked as assertion and reason। आपको यहाँ पर एक तो assertion दिया हुआ है और दूसरा आपको reason दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अपना आंसर मार्क करना है as per the codes provided below। अब both assertion and reason if it happens कि आपने ये दोनों जो फैक्ट देखे, अगर आपको ये assertion वाला फैक्ट भी सही लग रहा है, मतलब पहले हम ये नहीं चेक करें कि क्या ये assertion है या क्या ये reason है, पहले तो हम लाइन पढ़ रहे हैं और उसको एज अ फैक्ट चेक करें कि क्या वो एज अ फैक्ट सही है। तो असर्शन जो है वो आप चेक करोगे, रीजन जो है वो आप चेक करोगे, ठीक है। तो असर्शन और रीजन एज अ फैक्ट अगर सही है तो फिर हम क्या आंसर मार्क कर सकते हैं उस सिचुएशन में, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड। अगर आपके असर्शन एंड रीजन एज अ फैक्ट ट्रू होते हैं तो आपका आंसर फर्स्ट या सेकेंड हो सकता है। फर्स्ट तब होगा जब R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और सेकेंड कब होगा जब R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो फर्स्ट कब सही है जब R आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और सेकेंड कब सही है जब R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। अच्छा, अब थर्ड वाला क्या है, देखिए थर्ड वाले में उसने क्या बोला कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अब मान लीजिए इनमें से कोई एक या दोनों गलत होने लग गए, है ना, उस सिनेरियो में आपका आंसर थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ बनेगा अकॉर्डिंग टू द केस। तो थर्ड तब है जब आपका असर्शन वाला फैक्ट ट्रू होगा बट रीजन में जो फैक्ट दिया है वो गलत होगा, सो देन थर्ड। फोर्थ कब है जब असर्शन वाला फैक्ट आपका फॉल्स होगा और रीजन वाला फैक्ट जो है वो ट्रू होगा। फिफ्थ कब है जब असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके फॉल्स है एज अ फैक्ट, ठीक है। तो चलिए अब करके देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उसने बोला आपको यहाँ पर कि assertion में कि when lightning strikes, जब lightning strike करती है, sound is heard a little after the flash is seen. देखो, जब लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग आप सब समझते हैं, जो बिजली कड़कती है ना, बारिश से पहले बिजली कड़कती है, तो उस टाइम क्या होता है कि साउंड जो है आपको बाद में सुनती है। जैसे कि आप बाहर हो, आप घूम रहे थे, इतने में आपको पता कैसे लगता है बिजली कड़क रही है, आपको पहले ऊपर ऐसे फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है ना, और फिर आप कहते हो बिजली कड़क रही है, और थोड़े कुछ सेकंड्स के बाद आपको आवाज आती है। तो ये एज अ फैक्ट ट्रू है, ऐसा ही होता है। आपने अगर कभी, वैसे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबने इस चीज पे ध्यान दिया होगा, नहीं दिया तो अब जरूर देना, ठीक है। आजकल वैसे ही मौसम चल रहा है बारिश का, तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि जब भी बिजली कड़कती है तो आपको सबसे पहले क्या सुनेगा, हाँ जी, सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, ऐसे फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है ना। घर के अंदर बैठे हो तो आप देख नहीं पाओगे, पर जब घर से बाहर है, घर के अंदर बैठे हो तब तो आवाज से ही पता लगेगा कि बिजली कड़की है, पर जब आप घर से बाहर हो तो आपको पहले आसमान में एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है, और जब आपकी अरे ये क्या बिजली की चमक रही है ना, आप देख के पता लगता है, उसकी थोड़ी देर बाद आपको साउंड आएगी, ठीक है। तो ये एज अ फैक्ट सही है, तो assertion इज अ ट्रू फैक्ट। रीजन में क्या फैक्ट है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, देखो वेलोसिटी एक तरह से स्पीड ही होती है, ठीक है, बट कुछ जो आपके होते हैं वेरिएबल्स, उनके लिए हम वर्ड वेलोसिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो जो लाइट की वेलोसिटी है या लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, वो ज्यादा है, ग्रेटर देन दैट ऑफ द साउंड। क्या ये एज अ फैक्ट ट्रू है? अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या ये एज अ फैक्ट ट्रू है, आप कैसे बताओगे, है ना। तो एज अ फैक्ट दिस इज एक्चुअली ट्रू। सो मैं तभी कह रही थी कि ये काफी हद तक बेस्ड है आपकी जर्नल नॉलेज पे। अगर आपकी जर्नल नॉलेज इज गुड अबाउट द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। बट इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, then it is very hard to attempt such questions. Okay, so आपका सेकंड में उसने क्या बोला, velocity, ये भी as a fact true है। अब मैं ये देखूंगी कि क्या ये related है। Is this the real reason for the given assertion? Yes, क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड फास्ट होती है। लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड अगर आप कंपेयर करोगे तो लाइट की स्पीड ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू साउंड। तभी आपको पहले लाइट दिखती है और बाद में आपको उसकी जो है साउंड सुनती है। तो यहाँ पे आपका आंसर तो ये है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तीनों तो गलत ही हो गए। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये उसने बोला। सो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे। अब उसने आपको बोला assertion में, पहले एज अ फैक्ट चेक करेंगे। अ शिप राइजेस एज इट एंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर। देखिए शिप जो है, शिप पहले क्या आती है, शिप पहले जो है मतलब वो इस तरह से जैसे आपकी गाड़ी पार्क्ड होती है ना, तो शिप जो है वो पहले जो है कॉर्नर पे होती है, सी शोर पे होती है, ठीक है। अब उस पे लोडिंग हो रही है, सामान जा रहे हैं या लोग जा रहे हैं, तो मतलब लोग उस पे आ रहे हैं या फिर सामान की लोडिंग हो रही है। उसके बाद शिप जो है वो सी में एंटर करेगी, सी शोर से निकलकर सी में एंटर करेगी, है ना। तो होता क्या है, अब ये हो सकता है आप लोगों ने इतना ऑब्जर्व ना किया हो, क्योंकि हम लोग नॉर्मली बाय कार ट्रैवल करते हैं, बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं या बाय फ्लाइट ट्रैवल करते हैं। शिप में बहुत कम ट्रैवल किया होगा, है ना, शायद से किया भी हो। तो अब देखो शिप का क्या होता है कि हाँ, बट कभी आपने अगर कोई ऐसी मूवीज देखी है तो आप वहां पे ये चीज जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं ये बता दूं एज अ फैक्ट, दिस इज ट्रू, दिस इज एक्चुअली ट्रू। होता क्या है कि सी शोर पे शिप खड़ी है, तो वो जब चलनी शुरू होगी धीरे धीरे, वो वहां से जैसे भी उनका जो टेक्निक होती है, वो वहां से जब निकलते हुए पहले तो वो नॉर्मल जैसे निकली है वैसे ही आपको दिखेगी, थोड़ी देर बाद वो ऊपर को राइज होती है। मतलब पानी जैसे जैसे आगे वो जाएगी, पानी डीप होता जाता है। आपको भी पता है सी शोर पे डीपनेस इतनी नहीं होती है ना। कोई भी रिवर हो, कोई भी आपकी वाटर बॉडी हो, उसके कॉर्नर्स पे इतनी डीपनेस नहीं होती है। आप जब उसमें थोड़ा अंदर एंटर करते हो तो पानी गहरा होता है।
तो शिप का भी कुछ ऐसा ही है कि जब वो अंदर को एंटर करती है तो पानी जो है वो गहरा होता है, और जब वो गहरे पानी में एंटर करती है, वो डीप डेंसिटी में एंटर करती है, तो शिप ऊपर की तरफ जो है वो थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर को राइज हो गई है। तो एज अ फैक्ट दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर एज कंपेयर टू ऑफ रिवर वाटर, दैट इज ट्रू। सी वाटर इज मोर डेंस, डेंस होता है डीप, गहरा, तो सी वाटर जो है वो ज्यादा डीप होता है एज कंपेयर टू रिवर वाटर। सो ये रीजन जो है एज अ फैक्ट ये भी ट्रू है। नाउ यू हैव टू चेक इफ दे आर related or not. Okay, so please check if they are related or not. Okay, so they are correctly related. Okay, देखो होता क्या है कि क्योंकि ये रीजन आपको दिया हुआ है कि डेंसिटी जो है वो ज्यादा हाई होती है, ओके, आपकी सी वाटर की, तो जब ज्यादा डेंस पार्ट में वो उस वाटर बॉडी के डेंस पार्ट में शिप एंटर करेगी तो नीचे से एक अप थ्रस्ट होता है, जो चीज गहरी होती है उसमें नीचे से एक अप थ्रस्ट होता है, और जिससे वो ऊपर को थोड़ा सा पुश होती है। कम गहराई में शिप अंदर को जाती है, और जब गहराई बढ़ती है तो नीचे से एक धक्का लगता है शिप को, और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। सो ये वाला जो है इसका आंसर भी क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो नेक्स्ट अब आप ट्राई करके देखिए प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट आप ट्राई करिए। अब आपको मेनली आपको समझ आ गया, दिस इज ऑल फैक्ट बेस्ड, यू हैव टू चेक द फैक्ट। ओके, सो चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी प्लीज। ओके, सो प्लीज चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर उसने आपको बोला सबसे पहले तो कि इंडिया प्रेसिडेंट जो है, इंडियन प्रेसिडेंट इज व्हाट, इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, सेकेंड में कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, सो पहले तो एज अ फैक्ट चेक करिए, क्या ये दोनों के दोनों सही हैं? आर दीज टू करेक्ट? ओके, आर दीज टू करेक्ट? Okay, so please check out. So सबसे पहले तो इंडियन प्रेसिडेंट की वो बात कर रहे हैं, है ना? इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज ट्रू, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। अब बच्चे कहीं हैं जो यहाँ पे डिबेट करते हैं कि प्रेसिडेंट तो कंट्री का होता है, स्टेट का नहीं होता। सो ये थोड़ा सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। आप जहाँ पे प्रेसिडेंट की ड्यूटीज पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि उसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। और यहाँ पे स्टेट वो वाला स्टेट मीन नहीं कर रहा कि स्टेट जो बेसिकली स्टेट वर्ड जिसके लिए यूज करते हो, ये एक डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, सो एज अ फैक्ट दिस इज ट्रू। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वो भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है बिल्कुल। तो बच्चे ये दोनों करेक्ट है एज अ फैक्ट, बट वी कैन नॉट से कि इसकी वजह से ये एजर्शन है, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड, दिस इज नॉट द रीजन फॉर द गिवन एजर्शन। ओके, ये तो सिर्फ फैक्ट्स है, इनमें रिलेटेडनेस कोई भी नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, दैट बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू but R is not the correct explanation of A. Okay, right? Next question. Okay, so now let's try the next question. हाँ जी, आपको उसने बोला कि sprouting should not be done before consuming the grains. Sprouting जो है, sprouts आप लोग खाते हैं, sprouts तो आप सब समझते हैं what is sprouts. तो स्प्राउटिंग वो कह रहा है कि आपको ग्रेन्स खाने से पहले उनको स्प्राउट करके नहीं खाना चाहिए। सेकंड में कह रहा है कि स्प्राउटिंग किल्स मैनी वाइटल विटामिन्स। दोनों ही एज अ फैक्ट गलत है। स्प्राउटिंग तो स्प्राउट्स तो हेल्दी माने जाते हैं, तो ये अगर कह रहा है कि शुड नॉट बी डन, तो हमारे पास कोई वैलिड रीजन है ही नहीं है इस चीज के लिए। और सेकंड में कह रहा है रीजन में कि स्प्राउटिंग किल्स मैनी वाइटल विटामिन्स, तो स्प्राउटिंग जो है उससे बहुत सारे विटामिन्स मर जाते हैं, ये भी गलत है। बल्कि आपके जो ग्रेन्स है दे बिकम मोर हेल्दी इफ दे आर स्प्राउटेड। ओके, सो दोनों ही गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा, बोथ ए
and R are false. Okay, next. चलिए नेक्स्ट वाला देखिए. फर्स्ट में कह रहा है कि alcohol rather than mercury is used in a thermometer to measure a temperature of 60 डिग्री सेल्सियस. ये 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. और फिर उसने बोला कि अल्कोहल हैज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन मर्करी. ओके, चेकआउट, प्लीज चेकआउट आपके हिसाब से वैलिड आंसर क्या है. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज चेकआउट आपके हिसाब से वैलिड आंसर यहां पर क्या होगा. यस, हाँ जी, यस, प्लीज बताइए. तो देखिए यहां पे अल्कोहल का एक लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू मर्करी. ये भी देखो, और ऊपर उसने बोला है कि अल्कोहल को यूज, अब नॉर्मली आपको जब बुखार होता है आप थर्मोमीटर यूज करते हैं, एंड थर्मोमीटर में आपका वो जो राइज हो रहा है वो मर्करी है, ठीक है. तो आप जो है आप कहते हो कि 97 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है ना, तो उस मेजरमेंट के लिए तो आप मर्करी यूज करते हो. बट अगर आपको 60 डिग्री मेजर करना है सो उसके लिए अल्कोहल यूज होगा. अल्कोहल रादर देन मर्करी विल बी यूज्ड. ओके, सो टेल मी द आंसर. यस, सो बोथ आर ट्रू, एज अ फैक्ट बोथ आर ट्रू. ओके, सो अब यहां पे उसने आपको बोला है कि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम है किससे, मर्करी से. अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज लेस एज कंपेयर टू मर्करी. तो मर्करी जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है. तो इसीलिए यहाँ पे यही रीजन है जिसकी वजह से आपको अगर 60 डिग्री, ओके, और ये यहाँ पे एक मिनट, एक मिस्टेक थी, -60 डिग्री आएगा. तो यहाँ पे अगर आपको -60 डिग्री का टेम्परेचर मेजर करना है सो यू आर गोइंग टू यूज अल्कोहल रादर देन मर्करी, क्योंकि उस पर तो मर्करी फ्रीज हो जाएगी, वो टेम्परेचर चेकआउट ही नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, बोथ आर ट्रू, एज अ फैक्ट बोथ आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, दैट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, एज अ फैक्ट सोचो, ये सारी आपकी ना लाइफ टू लाइफ एक्सपीरियंसेस है, ये जो असर्शन एंड रीजन है. तो बट ये है कि हमने, अगर देखो हम कई बार रिसर्च मोड पे होते हैं कि आपके आसपास कुछ हो रहा है, कि अब ये वाला केस भी हुआ है, कभी घर में बल्ब तो टूटा ही होगा, बट किसी ने ये चीजें ऑब्जर्व और एनालाइज नहीं करी या रिसर्च नहीं करी कि ऐसा क्यों हुआ, है ना. जो लोग इन चीजों को अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऐसी चीजें ऑब्जर्व करके एनालाइज करते हैं ना, वो थोड़ा सा उनके लिए असर्शन रीजन और इजी हो जाएगा. तो चलिए फर्स्ट कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेक्स अ बैंग व्हेन इट इज ब्रोकन. कई बार होता है ना, हाथ से बल्ब छूट गया, नीचे गिर गया, या किसी भी वजह से वो ऊपर होल्डर से नीचे गिर जाता है, तो बहुत बड़ी बैंग जैसी वॉइस आती है. ये तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा. रीजन में कह रहा है कि द एयर इनसाइड द बल्ब रशेज आउट इमीडिएटली ऑन ब्रेकिंग. तो देखो ये तो फैक्ट सही है. हाँ, जब वो टूटता है तो आवाज तो बहुत बैंग, मतलब बहुत बड़ी डरावनी सी आवाज आती है, ठीक है. सेकंड कह रहा है कि जो एयर इनसाइड द बल्ब है वो रश आउट करती है इमीडिएटली ऑन ब्रेकिंग. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ये एज अ फैक्ट गलत है. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. अब समझो ऐसा क्यों होता है, आवाज क्यों आती है. देखो जो बल्ब होता है ना, बेसिकली उसके बीच में इतना सा एक पीस होता है जिससे लाइट एमिट हो रही है, और उसके बाहर कोई शेप दी होती है, वो बल्ब की होती है अलग अलग तरह की शेप्स, है ना. तो वो लाइट जो है वो उसके अंदर जो है लाइट सारी जो है फिर स्कैटर हो जाती है उस शेप की वजह से. अब वो जो कांच है और जो उसके अंदर इतना सा पीस है जिसमें लाइट है ना, तो उस कांच के अंदर एक्चुअली वैक्यूम होता है, उसके अंदर एयर होती नहीं है, उसके अंदर वैक्यूम होता है, तभी तो लाइट फैलती है. तो अगर उसके अंदर एयर होती नहीं है तो ये तो फैक्ट ही गलत है.
वो कह रहे हैं कि एयर इनसाइड द बल्ब रशेज आउट इमीडिएटली ऑन ब्रेकिंग। एयर इनसाइड द बल्ब रशेज आउट, एयर ही नहीं है तो वो रश आउट कैसे करेगी? तो एक्चुअली उसमें होता है वैक्यूम, और जब वो टूटता है तो उसमें प्रेशर से एयर, उसमें एयर प्रेशर की वजह से वो बैंग की आवाज आती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मतलब इट इज नॉट कि एयर बाहर जाने की वजह से, वो तो रिलीज हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है, वहां पे उसमें वैक्यूम होता है। तो वो जब टूटता है तो एकदम से बाहर से एयर का प्रेशर उसके अंदर आता है, जिससे बैंग की आवाज आती है। तो आंसर इसका होगा कि एजर्शन तो ट्रू है, बट आपका जो रीजन है वो यहाँ पे फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वाला देखिए। उसने बोला कि सॉल्ट इज एन इंग्रेडिएंट यूज्ड टू कुक फूड एट हायर एल्टीट्यूड्स, देन टेम्परेचर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड्स। पहले तो फैक्ट्स देखते हैं एज अ फैक्ट, रिलेशन बाद में देखेंगे, एज अ फैक्ट देखेंगे। टेम्परेचर कम होता है हायर एल्टीट्यूड पे। हायर एल्टीट्यूड क्या मतलब कि जब जब हाइट बढ़ती है फ्रॉम ग्राउंड लेवल या फ्रॉम सी लेवल, हम नॉर्मली फ्रॉम सी लेवल बोलते हैं, सी लेवल से जब आप ऊपर जाते हैं, जैसे कि पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, दैट इज ट्रू। अब पहाड़ पे जितना ऊंचाई पे जाओगे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता रहता है, और जितना प्लेन्स के पास आओगे, ग्राउंड लेवल के पास आओगे, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ओके, सो यहाँ पे ऑल्दो दिस इज क्वाइट, मतलब ये चीज़ ना काफ़ी कईयों को बहुत ही कंफ्यूज कर देती है कि ऐसा क्यों होता है। ये पूरी साइंस है इसके पीछे। अब देखा जाए कि आप अगर ऊपर जा रहे हो, यू आर मोर नियर टू सन, बट ऊपर टेम्परेचर कम होता है, नीचे ज़्यादा होता है। समझो मेरी बात? तो इसके काफ़ी सारे साइंटिफिक फैक्टर्स है। तो खैर ये एज अ फैक्ट तो देखो ट्रू है। ऊपर कह रहा है कि सॉल्ट इज एन इंग्रेडिएंट यूज्ड टू कुक फूड एट हायर एल्टीट्यूड्स। हायर एल्टीट्यूड्स पे सॉल्ट को यूज किया जाता है टू कुक। इज इट ट्रू? दैट इज ट्रू। देखो सॉल्ट पता है क्या है? सॉल्ट हम यूज करते हैं ताकि कुकिंग फास्ट हो, कुकिंग की स्पीड इंक्रीज। मतलब आप किसी भी चीज को कुक कर रहे हैं, जैसे कि आप नॉर्मली घर में, आप अगर घर पे दाल भी अगर कुक करते हैं तो उसमें सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट डाला जाता है टू बॉईल। तो रीजन इज सो दैट वो कम टाइम में कुक हो जाए। बट ऑब्जर्व करना, विदाउट सॉल्ट अगर आप जस्ट वाटर ऐड करके उसको कुक करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो एक्चुअली सॉल्ट मेक्स कुकिंग फास्ट। ओके, सो दोनों के दोनों एज अ फैक्ट ट्रू है। बट नाउ आर दे रिलेटेड? ट्रू, बिकॉज हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, टेम्परेचर कम है। आप नीचे से कुकिंग के लिए आप नीचे से आग जला रहे हो, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है कम, तो नीचे से हीट है, नीचे से उसको टेम्परेचर मिल रहा है और ऊपर से वो चीज़ ठंडी हो रही है। समझ रहे हो? तो वो वाली कुकिंग ज़्यादा टाइम ले लेती, तभी उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है सो दैट उसमें कुकिंग जो है फास्ट हो सके, क्योंकि वहाँ पे आउटर सरफेस जो है वो कोल्डर है और आपके जो पॉट होगा आपका, जो भी जो जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं, उसके नीचे जो है वो हॉटर सरफेस है। तो वो जो ऊपर का कोल्डर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो उसको कुकिंग को थोड़ा स्लो डाउन करता है, इसीलिए सॉल्ट को यूज किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट भी काफी ऐसा सा ही है, इसी से रिलेटेड है ऑलमोस्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे। उसने बोला इट इज कोल्डर ऑन माउंटेन्स देन इट इज ऑन प्लेन्स। माउंटेन्स पे जाओगे पहाड़ों पे जाओगे ठंडा होता है एज कंपेयर टू प्लेन्स। ट्रू, अभी हम वही बात कर रहे थे। सेकेंड में कह रहा है कि व्हेन ऑल्टीट्यूड डिक्रीजेस सो डज द टेम्परेचर, कि जब ऑल्टीट्यूड डिक्रीज होता है टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। सही बोल रहा है, सोच के देखो, ऑल्टीट्यूड डिक्रीज हो रहा है मतलब आपकी हाइट, सी लेवल से आप जिस हाइट पे हो इस टाइम, अगर आप सी लेवल के पास हो तो वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर भी कम होगा। नहीं, आप जितना ऊपर जा रहे हो उतना टेम्परेचर कम हो रहा है। सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। सो सेकेंड वन इज रॉन्ग। व्हेन ऑल्टीट्यूड डिक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, सो एज अ फैक्ट सेकेंड वाला जो है वो बिल्कुल गलत है।
First one is true, so answer here is third option, that assertion is true but reason is false. Okay, understood? So अब आपको पता लग रहा होगा this is more or less based on science and your journal knowledge. तो ये आपको एज अ फैक्ट ही नहीं पता होगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे. सो आपको जो ये रीजनिंग का ये वाला पार्ट है, इसके लिए आपको जीके जो है वो आपकी काफी मदद करेगा. चलो नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट, ट्राई द नेक्स्ट वन. अब आपने एक चीज देखी होगी, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर डे टू डे लाइफ, हैपनिंग्स ऑफ डे टू डे लाइफ. तो फर्स्ट कह रहा है कि क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली इन हॉट वाटर. जो क्लॉथ्स हैं वो अच्छे से नहीं वॉश होते इन हॉट वाटर. दिस इज रॉन्ग. दे आर वॉश्ड प्रॉपरली. इनफैक्ट अगर हमें अच्छे से धोने हैं सो वी प्रेफर टू वॉश क्लॉथ्स इन हॉट वाटर. So first as a fact is wrong. Second one, hard water contains many minerals. True. Hard water होता ही इसीलिए हम उसको तभी hard water बोलते हैं क्योंकि उसमें minerals होते हैं. ठीक है, hard water जो होते हैं उसमें minerals होते हैं. So as a fact this is true. So assertion गलत हो गया, assertion false हो गया, reason true हो गया. इसीलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4. Okay. So now let us come on to the next question. Okay, try this. चलिए, तो यहाँ पे उसने आपको क्या बोला है सबसे पहले तो कि पैसेंजर्स जो है इन अ बोट आर नॉट अलाउड टू स्टैंड. आपने बोटिंग तो करी होगी. देखिए, जब भी आपने बोटिंग करी आप बैठ जाते हो, आप फटाफट बोट पे चढ़ते हो, है ना, और उसमें बैठ जाते हो. तो मेक यू सिट, खड़े नहीं होने देते बोट में. इवन कि अगर आपने खुद मतलब बोट में आपने जैसे कि राइड ली है तो वो जो बोट चला रहे हैं वो भी बैठ के बोट चलाएंगे, है ना. तो बोट में बैठा जाता है, खड़े नहीं होते. क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो अभी पहले तो एज अ फैक्ट देख लेते. तो ये सही है कि दे आर नॉट अलाउड टू स्टैंड. दिस इज ट्रू. और ये बोट की बात हो रही है, पहले ये क्लियर कर लो. ये बोट की बात हो रही है, ये शिप की बात नहीं हो रही है. ठीक है. रीजन में क्या कह रहा है? दिस में रेज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोट. ये भी सही है, यही रीजन है. अब जितने एक्सपैंडेड एरिया में अपनी ग्रेविटी, अपने वेट की ग्रेविटी डालोगे उतना इट इज सेफ. दैट्स व्हाई दे प्रेफर यू टू सिट. दे वांट यू टू सिट कि आप बैठ जाइए बोट में, है ना. और बोट में बैठोगे तो आप तभी अपनी कंफर्टेबल राइड ले सकते हो. खड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि फिर वो एक ही पॉइंट पे आपका पूरा वेट फॉल कर रहा है और जिससे क्या होगा, आपकी बोट जो है वो उसका बैलेंस खराब हो सकता है. ठीक है, एकदम से नहीं होता बट खड़े रहोगे अगर. अब ये मत कहना ट्राई करके देखेंगे, है ना. ट्राई करने के लिए डूब ना जाना. तो ये ट्राई करने वाली चीज नहीं होती है, बट ये चीज हम समझ सकते हैं. ठीक है, कि आप बोट पे जब खड़े होगे, है ना, इमेजिन कर सकते हैं. ये ट्राई तो कर नहीं सकते. तो अगर आप बोट पे खड़े हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन तो आपकी बोट थोड़ी 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 नीचे नीचे प्रेशर होता रहेगा उसका, धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रेशर होगा और बैलेंस भी खराब होगा, थोड़ी हिलेगी क्योंकि कभी इधर कभी इधर, तो आप गिर भी सकते हो उसमें. तो तभी फटाफट आप खुद ही जब आप बोट पे चढ़ते हो आपसे खड़े ही नहीं हुआ जाता, आप बैठ ही जाते हो फटाफट. क्योंकि आपका वो इधर पैर रख रहे हो तो वो इधर वेट जा रहा है, इधर पैर रख रहे हो तो इधर वेट जा रहा है. समझ रहे हो? तो इसीलिए बैठना बेस्ट होता है. तो चलिए, खैर हमें ये दोनों एज अ फैक्ट समझ आ गया. ट्रू है एंड ट्रू. दिस इज द perfect reason that this may raise the center of gravity of the boat. This is the perfect reason and that's why passengers in a boat are not allowed to stand. Okay, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, assertion और रीजन. अब फर्स्ट assertion है, पहले तो एज अ फैक्ट देखो, ये ब्लड ग्रुप का आ गया पॉइंट. हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप. ऊपर कह रहा है कि अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O इज कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल रेसिपेंट. सेकेंड में कह रहे हैं टाइप O ब्लड जो है उसमें कोई एंटीजेंस जो है नहीं होते हैं. ओके, सो ट्राई दिस. हाँ जी, प्लीज ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट वन, दिस इज रॉन्ग. देखो, ब्लड ग्रुप जो O होता है ना, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, वो यूनिवर्सल रेसिपेंट नहीं होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है.
वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, बट वो सबसे रिसीव नहीं कर सकता, डोनेट सबको कर सकता है। तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, टाइप ओ ब्लड डज नॉट कंटेन एनी एंटीजेंस, दिस इज ट्रू, एज अ फैक्ट दिस इज ट्रू। तो आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, दैट ए इज ट्रू एंड आर मीन्स रीजन इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिए, एजर्शन में दिया हुआ है कि डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, ओके, एंड रीजन में दिया हुआ है कि डायमंड हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही है, ओके, कि एक्चुअली जब ग्लास कट करना होता है ना, आप देखना उनके पास वो जो एक कुछ होता है उसमें आगे ना छोटा सा डायमंड लगा होता है, वो बहुत शाइनी सा होता है, तो वो उससे ग्लास को कट करते हैं। डायमंड इज एक्चुअली यूज्ड टू कट ग्लास, ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं कि डायमंड हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी बताइए, डायमंड हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताओ चलो। ओके, अब देखो एज अ फैक्ट तो ये ट्रू है ना। अब देखो यहाँ पे आप एक बात समझिए कि अगर एज अ फैक्ट दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू एक्चुअली एज अ फैक्ट, तो अब आर दे रिलेटेड? अब क्या ये जो रीजन है कि डायमंड का एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इज दिस द रीजन दैट डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस? ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कहीं पे लाइट, रे ऑफ लाइट फॉल करके क्रॉस करती है, रिफ्लेक्ट, है ना। जैसे सन रेज रिफ्लेक्ट होती है, आप यहाँ मिरर ऑब्जेक्ट कुछ रखोगे तो आपकी सन रेज आ रही है और रिफ्लेक्ट होंगी, तो कहीं से ये रिफ्लेक्ट होके कहीं और फॉल करेगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि डायमंड के अंदर ही, डायमंड इतना शाइनी पता है क्यों होता है? इसी वजह से। एज अ फैक्ट दोनों सही है, बट अब हम ये चेक करें कि कनेक्शन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है क्योंकि डायमंड के अंदर ही जो क्या हो रहा है कि जो लाइट्स है ना वो फॉल हो रही है और अंदर ही, मतलब वो बाहर नहीं निकलती, वो अंदर ही अंदर जो है वो हिट कर रही है, किसी और सरफेस पे फॉल कर रही है, हिट कर रही है, किसी और सरफेस पे फॉल कर रही है। वो लाइट जो है डायमंड से बाहर नहीं निकलती एंड दैट मेक्स द डायमंड शाइनी। वो लाइट अंदर ही अंदर हिट होती जा रही है, ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। सो दोनों ट्रू है बट एक रिलेटेड नहीं है, हम यही नहीं कह सकते कि दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो दे आर नॉट रिलेटेड। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आपका एजर्शन एंड रीजन, जो कि आपने देखा कि काफी हद तक इस बात पे रिलेटेड है कि आपको एज अ फैक्ट चीजों के बारे में पता है कि नहीं पता है। ओके, सो ये और मोस्टली एजर्शन एंड रीजन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा डीप जर्नल नॉलेज के नहीं होते, बहुत बेसिक वाले होते हैं, जो शायद से आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करके, और अगर आपको आदत है अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें ऑब्जर्व करके एनालिसिस करने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा एजर्शन एंड रीजन। ओके, सो नाउ यू गॉट टू नो कि ये कैसे हमें हैंडल करना है, एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सब कुछ, क्योंकि मेनली फैक्ट चेकिंग है, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी वो बेसिक सी है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको यही बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये है हमारी आईडी nlti.clat एंड दिस इज द नंबर, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।